चलो फिर आज का स्टार्ट करते हैं। आज नेक्स्ट चैप्टर है, नया चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम्म ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। किसी कुछ पता है, बता सकता है थोड़ा बहुत क्या होता है इस चैप्टर के बारे में? क्या कुछ पता हो तो तुषार या शिफा, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर कैपेसिटेंस? एक एक करके देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, कुछ आइडिया? जवाब दो, हाँ ना, कुछ बताओ दोनों लोग। नहीं पता है? तुम बताओ तुषार, कुछ है आइडिया? नो सर। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है ये पता है किसी को? सर एनर्जी। हेलो। सर एनर्जी। एनर्जी? मतलब एनर्जी को तो पोटेंशियल नहीं बोल सकते सीधे सीधे, कुछ और बात भी होगी। हाँ ये है कि ये दोनों जुड़े हुए जरूर हैं। स्टोर एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी? कोई खास जरूरी नहीं है। पोटेंशियल को तुम इस तरह से नॉर्मली किसी एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते हो। हम्म मतलब कि पोटेंशियल ऐसी कोई चीज है, ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज की, हम्म जिसकी वजह से वर्क किया जा सकता है। समझ रहे हो? हर चीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं अपनी अपनी। तो ऐसे किसी चीज की कुछ प्रॉपर्टी है जिससे कुछ वर्क हो सकता है। हम्म आगे चल के कुछ वर्क किया जा सकता है। पोटेंशियल ऐसी चीज होती है, जैसे हम लोगों में भी पढ़ता है ना, बोला जाता है कि पोटेंशियल है, नहीं है। तो मतलब पोटेंशियल है का मतलब ये पर्सन कर सकता है, पर करेगा ही ये कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है पोटेंशियल। हर जगह हर चीज में होती है। यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो क्या होता है? चार्ज को बोलते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन पे हो या फिर कैसे भी हो, आयंस के फॉर्म में हो। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, और अगर वो रुका हुआ है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट पे है ना? तो अगर चार्ज रुका हुआ है तब वो कितना पोटेंशियल कैरी करता है, ये बात हो रही है। समझ रहे हो? एक रुका हुआ चार्ज कितना पोटेंशियल खुद में कैरी करता है। चलता हुआ चार्ज तो करेगा ही करेगा, क्योंकि चार्ज अगर चल रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगी, और जिसके पास भी वेलोसिटी होती है वो काइनेटिक एनर्जी मतलब पजेस करता है। सीधी सी बात है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी मास वाली चीज है, उसको तुम चलाओगे तो हाफ एम वी स्क्वायर उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन हम रुके हुए की बात कर रहे हैं फिलहाल। हम्म तो रेस्ट पे जो पोटेंशियल, रेस्ट पे जो एनर्जी होती है, या रेस्ट पे जो भी चीज होती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? यानी कि कोई एनर्जी का फॉर्म है। हमने सिर्फ उस समय पोटेंशियल पूछा था, अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। कोई बॉडी जब रेस्ट पे है ना, तो उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज की वजह से उसमें कुछ पोटेंशियल होता है, और उसकी वजह से कुछ एनर्जी होती है। तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। जैसे कि मास के पास भी होती है, मास में पोटेंशियल एनर्जी होती है। पता है ये बात? पता है? बताओ। यस सर। मास में पोटेंशियल एनर्जी होती है। हम्म कैसे पता? सिर के ऊपर कोई चीज रखो, मतलब ऐसे भारी लगेगी तो समझ में आएगा कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी तो है। ठीक, वही अगर नीचे रखो तो नहीं लगेगी। और ये डिपेंड भी करता है कि हम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे देख रहे हैं। यानी कि स्पेस में किस जगह पे कोई चीज है, उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज की कितनी होगी। जैसे कि अगर तुम ग्राउंड फ्लोर पे हो, नीचे हो, और वही तुम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम हो मास। और पोटेंशियल एनर्जी होती है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। हम्म एम जी क्या हो गया? फोर्स। और एच क्या हो गया? एक तरह से डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्क, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे।
यहाँ पे वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, तुम या खुद को ना समझो तो सोचो कि कोई भारी सा सामान था, ये ब्लॉक तुम उठा के फर्स्ट फ्लोर पे ले गए, तो इस ब्लॉक की एनर्जी तुमने बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? हाइट नाप लो, कितना ऊपर लेके गए हो। उस ब्लॉक का मास होगा कुछ, तो एम जी एच एनर्जी में तुमने इंक्रीज कर दिया उसके, इसीलिए चेंज इन एनर्जी हो गई एम जी एच। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की? ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ किस चीज की बात हो रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यूज करेंगे पहले। वो अलग है, ये होता है, ये वी से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यू से ही रिप्रेजेंट की जाती है। और देखो, अच्छा किसी भी चीज का पोटेंशियल जीरो होता है क्या? जीरो पोटेंशियल कोई पर्सन के हिसाब से ही सोच लो, जीरो पोटेंशियल किसी भी पर्सन का होता होगा कि बिल्कुल ही कोई पोटेंशियल नहीं? पॉसिबल है? बताओ। जैसे नॉर्मली पोटेंशियल सोचते हैं ना हम लोग कि लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल नहीं है, उस बेसिस पे पूछ रहे हैं कि जीरो किसी का हो सकता है कि बिल्कुल ही पोटेंशियल ना हो? तुषार, शिफा? यस सर। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बॉडी में कुछ है तो पोटेंशियल तो होगा ही होगा। समझ रहे हो? जीरो नहीं हो सकता। तो जब जीरो नहीं हो सकता तो हम कंपैरिजन कर किससे रहे हैं? और पोटेंशियल कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम एक के बता सकें। जैसे कि हम कहें कि अर्थ का पोटेंशियल कितना है, हमको बताना पड़ेगा किसके रेफरेंस में बात हो रही है। समझ रहे हो? किसी के रेफरेंस में बात करनी पड़ती है, यानी कि दो चीजें चाहिए। जैसे फोर्स के लिए भी दो चीजें चाहिए होती है ना, वैसे ही पोटेंशियल के लिए भी दो चीजें चाहिए होती हैं, या दो जगह चाहिए होती है, ऐसा कुछ होता है। ठीक, तो हम पोटेंशियल हमेशा कंपैरिजन में निकालते हैं, कभी भी एक जगह का कोई पोटेंशियल नहीं होता। जैसे हम पूछें कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, पता नहीं। अगर हम कहें ये ग्राउंड है, तब पूछें यहाँ का पोटेंशियल कितना है, तो फिर पता है, क्योंकि ये ग्राउंड से कुछ हाई टच है, तो यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एम जी एच हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच। ठीक है, तो बता सकते हैं एक बार को। यही मैटर है, अगर हम किसी चीज के रेफरेंस में ना देखें, क्योंकि हमने ग्राउंड का मान रखा है जीरो, मान रखा है, ठीक, तो हम किसी का भी जीरो मान सकते हैं, होता नहीं है जीरो, क्योंकि पोटेंशियल ऐसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, बिना कंपैरिजन के नहीं हो सकता। हम दो चीजों का कंपेयर जरूर करवा सकते हैं, लेकिन किसी का एक का नहीं बता सकते जब तक कोई दूसरा ना हो तो। ठीक है, बिल्कुल नहीं बता सकते। तो यहाँ पे भी वही चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी हम कंपैरिजन से ही बताते हैं। तो अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस का ज्यादा यूज होने लगता है। समझ रहे हो? पोटेंशियल का कम, पोटेंशियल डिफरेंस की ज्यादा बात होने लगती है, क्योंकि चेंज चाहिए ना हमको। हमको एक जगह से मतलब नहीं है कि एक यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है वी, पता नहीं, बताना पड़ेगा ना, कैसे ढूंढा। या तो पूछो कि यहाँ के कंपैरिजन में कितना है, तो बता पाएंगे शायद, कुछ ऐसा दो, कोई रेफरेंस चाहिए। या पूछो इनफाइनाइट के कंपैरिजन में कितना है, तब बता पाएंगे। और यही तुम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा 10th में, इसकी डेफिनेशन टाइप पढ़ी होगी कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जब हम इनफाइनाइट से एक चार्ज को लेके आते हैं किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे लाके रख देते हैं, तो उस केस में जितना वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल होता है, तब जब ये चार्ज जो हम लेके आए हैं वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो। समझ में आ रही बात? यही पोटेंशियल हो जाता है, वर्क ही पोटेंशियल हो जाता है जब हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया जितना हमने वर्क किया उसके बराबर। क्लियर हुआ? कुछ याद है? ऐसी डेफिनेशन पढ़ी थी?
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। याद है किसी को? चलो आगे देखते हैं, नहीं याद है तो देखो। तो फिलहाल हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आए हैं, लेकिन अगर हम रैंडम किसी चार्ज को लेके आए तो पता नहीं कितना करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो दिख रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो यू से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, और डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज। तो अभी हमने बताया था ना कि किसी भी एक पॉइंट का कोई पर्टिकुलर पोटेंशियल नहीं हो सकता है, हमको कंपैरिजन में देखना पड़ता है, तो इसीलिए चेंज की बात करते हैं। हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि इसका यहाँ पे पोटेंशियल अभी जीरो है। हाँ, ग्राउंड पे पोटेंशियल जीरो बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि ग्राउंड का रेफरेंस में जीरो मान लेते हैं। अगर वो जीरो ना हो तो नहीं माने जीरो तो जीरो है थोड़े ना एक्चुअली में। तो इसीलिए हमेशा हम डिफरेंस निकाल रहे होते हैं, कभी भी हम एक्चुअल पोटेंशियल किसी भी चीज का बता नहीं सकते हैं, ठीक है। हम कंपैरिजन में कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि किसी बच्चे का पोटेंशियल ज्यादा है किसी बच्चे का कम है तो वो कंपैरिजन में है। अब ऐसा नहीं है कि उसका ज्यादा है तो उसका परमानेंट ज्यादा है, हमेशा ज्यादा रहेगा किसी से भी। किसी और से कंपेयर कराने में क्या पता उसका कम निकले पोटेंशियल, या फिर उससे भी ज्यादा निकले, या जिसका कम यहाँ पे दिख रहा है उसका बहुत ज्यादा हो। तो वो कंपैरिजन में अलग अलग चीजों के बेसिस पे बात हो रही होती है, इसीलिए हमेशा चेंज इन पोटेंशियल की बात होती है, ना कि पोटेंशियल की, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? वर्क करके, कुछ वर्क करेंगे, है ना, कुछ काम करेंगे और उससे हम निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ये सब जिसको क्लियर ना हो, 11th वाली चीजों में कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी बता देना, हम बता देंगे तुरंत में। लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा वो फायदा नहीं है। बोल देना किसी को भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, वर्क वर्क समझने में या किसको कुछ और भी, ठीक। चलो आगे देखें। फिलहाल हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बातें कर रहे हैं, अभी हम उसके डिफरेंस की बात या फिर हम कैपेसिटेंस वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। चैप्टर में दोनों चीजें हैं ना, कैपेसिटेंस आगे आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अल्टीमेटली क्या वो हुआ कि अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, और अगर हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमको वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क क्या करने का? सीधी सी बात है, हम लोग को मालूम था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क होता है वही होता है ना। तो हम इनफाइनाइट से नहीं कहीं से भी लेके आते हैं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लेके जाएंगे, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम चीजों को लेके जाएंगे। अब मान लो ये पॉइंट आर है और ये पॉइंट पी है, ठीक है। हम चार्ज को, समथिंग कोई चार्ज है क्यू या क्यू नॉट जो भी ले लो, इसको हम यहां से आर पॉइंट से पी पॉइंट तक लेके जाएंगे, ठीक। अब बात यह है कि ये लेके जाने में हमको वर्क क्यों करना पड़ेगा? देखो, हम लोगों को वर्क ना करना पड़े अगर कोई किसी फोर्स के अगेंस्ट हम लोग काम ना कर रहे हो तो, किसी फोर्स के अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब विरोध में, उसका अपोज करके काम ना कर रहे हो तो हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। खुद ही सोचो कि चीजों को ऊपर उठाने में, ग्राउंड पे रखी कोई सी किसी चीज को, भारी चीज को ऊपर लिफ्ट करने में फोर्स लगाना पड़ता है, यानी कि ऊपर डिस्प्लेस कराने में फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है पता है? क्योंकि ये नहीं आना चाह रहा ऊपर, इसका एक mg नीचे काम कर रहा है, ठीक है। तो तुमको इस mg को अपोज करते हुए अपने फोर्स से एक वर्क करना है, मतलब इस बॉडी को डिस्प्लेस करा के ऊपर ले आना है, उठा देना है। आई बात समझ में? तो वर्क कभी भी हमको करना पड़ता है तो किसी फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ता है। यहां पे भी अगर आर से पी लाने में कुछ कोई फोर्स रोकने वाला ना हो तो फिर तो हम ले ही आएंगे। स्पेस में देखा है ना, स्पेस में कोई भी चीज कहीं जाती है तो कोई ऐसा खास वर्क वर्क होता नहीं है, चीजें बस चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फोर्स है जो इसको रोक रहा होगा शायद? वो देखो, ये है, एक ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, और ये वाला जो टेस्ट चार्ज था जिसको हम लेके आने वाले थे वो भी क्यू है, स्मॉल क्यू है, वो भी पॉजिटिव है। अब बताओ
और ये जो डायरेक्शन हम लेके आ रहे हैं इसको R to P, अब सोचो जरा, ये तो इस कैपिटल Q के क्लोज लेके आ रहे हैं ना, और अगर हम इस कैपिटल Q के क्लोज एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो खुद सोचो जरा कि ये रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, वो तो दूर से भी करेंगे लेकिन जितना पास लेके आएंगे उतना प्रॉब्लम है, उतना रिपेल करेंगे, यानी कि पास लाना मुश्किल है ना, क्योंकि इस पे ये फोर्स इधर लग रहा है। खुद ही सोचो, फोर्स किस तरफ होगा, दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, तो ये इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा स्मॉल क्यू पे कैपिटल क्यू। समझ में आई बात? तो इस तरफ इसका फोर्स अगर लग रहा है, तो इधर डिस्प्लेस कराने में तो हम उल्टा काम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं हो गया जैसे कि इस तरफ mg लग रहा है और इस तरफ हम फोर्स लगा के इसको चलाना चाह रहे हैं, हम अपना कुछ फोर्स लगा के, तो हम एक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, इसीलिए वर्क करना पड़ेगा, इसीलिए मतलब कि काफी काम करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, ऐसा कुछ। समझ में आई बात? यही बात यहाँ पे की जा रही है। कि अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को जो कि टेस्ट चार्ज है, R टू P लाना चाहते हैं, और P पॉइंट स्पेस में इस Q चार्ज के ज्यादा पास है, कैपिटल Q चार्ज के पास है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये पास है ना। फोर्स का क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, है ना। तो R अगर कम है तो R स्क्वायर और कम हो गया, अगर R कम है तो R स्क्वायर और कम हो जाता है, और R स्क्वायर कम हो गया तो R स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो 1/r स्क्वायर बढ़ गया, अगर 1/r स्क्वायर बढ़ गया तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो वही चीज है, फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो P पे ज्यादा फोर्स लगेगा और R पे कम, तो उल्टा हम जा रहे हैं ना। जैसे किसी चीज को नीचे रखने में फोर्स कहाँ ज्यादा लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता ना। तुम्हारे पास कोई चीज यहाँ पे है, तुमने उसको ऊपर लिफ्ट किया हुआ है अपने हाथ से फोर्स लगा के, तुम ये फोर्स हटा दो, ये बॉडी को नीचे लाने के लिए कुछ नहीं करना, ये अपने आप नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। आई बात समझ में? गिर जाएगी मतलब एक तरह से। लेकिन उल्टा ले जाना हो तो, यानी कि बॉक्स यहाँ रखा है और यहाँ फोर्स लगा के इसको यहाँ पहुंचाना है, इतना ऊपर लेके आना है फोर्स लगा के, तो खुद ही सोचो इतना डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा हमको, इतना डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। तो फोर्स लगा के इतना डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट अगर h है तो F इंटू एच हो जाएगा हमारा वर्क। समझ में आई बात? यही तो कह रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है, हम इस कैपिटल पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो इसीलिए हमको वर्क करना पड़ेगा। हो गई बात? वर्क तो करना पड़ेगा। अब वर्क होता है हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सीधी सी बात है, अगर किसी को ना ध्यान हो तो यहां से समझ सकता है। वर्क हमेशा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये वेक्टर भी हो सकता है, फोर्स क्योंकि वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी, तो F डॉट एस या डेल्टा एस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, होता है वर्क। समझ रहे हो? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, और वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके आया है। ठीक, अब यहां पे भी हम यही देखने वाले हैं। ठीक, तो देखो, इस तरफ तो हम फोर्स लगा के ला रहे हैं जो हमने वर्क किया, लेकिन हम बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक ग्राउंड पे एक बॉडी रखी हुई है, उसका मास m है और उसका डाउनवर्ड एक mg फोर्स लग रहा है, क्योंकि जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो ऊपर की तरफ मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये बॉडी ऊपर उठ जाए? बताओ, इसको जस्ट उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? कोई बता सकता है? तुषार, शिफा? हम्म, हेलो? जी सर। आवाज आ रही है साफ? और तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो? ये जो हमने पूछा, ये सुना किसी ने? क्या पूछा हमने? तुषार, तुम बताओ। सर F बराबर क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होएगा। क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर? हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहले बताओ हमने पूछा क्या है?
चलिए आपने ये पूछा mg को फोर्स लगा के उठाने में कितना फोर्स लगेगा। हाँ, यही तो पूछ रहे हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक की कोई बात नहीं हो रही है, हम सिंपल पूछ रहे हैं। एक सामान रखा हुआ है, वो सामान भारी भी है, ठीक है, उसको तुम्हें ऊपर उठाने में कितना फोर्स लगेगा? मिनिमम कितना फोर्स लगेगा? कम से कम कितना चाहिए जब वो ऊपर उठ जाए? शिफा, तुम बता सकती हो? mg के बराबर ये फोर्स कम से कम इस mg के बराबर तो होना चाहिए ना। इससे ज्यादा हो तो और अच्छा है, तो आराम से उठ जाएगा। हम्म, लेकिन मिनिमम इस mg के बराबर तो होना चाहिए ना, क्योंकि mg नीचे फोर्स लग रहा है। mg क्या होता है पता है? mg क्या है शिफा? यस सर। mg क्या है? सर मास। mg मास नहीं है, m मास है। mg है ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी पे जो बॉडी का मास m हो। क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ma होता है ना। लेकिन अगर वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो एक ही जगह g आ जाता है, ठीक है। तो कम से कम उसके वेट के बराबर, और वेट ही होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट मास नहीं होता। वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है mg। मास तो ये है, मास होता है ये किलोग्राम में, लेकिन वेट होता है न्यूटन में। एक्चुअली जिसको हम लोग वेट वेट बोलते हैं जनरल लाइफ में, वो एक्चुअली वेट नहीं है। क्लियर? क्लियर है ना? यस सर। शिफा तुमको? यस सर। देखो, जो क्लास ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए अटेंड कर रहा है वो जा सकता है, बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है। ध्यान से सुनो और ध्यान से समझने की कोशिश करो, और जवाब दो बीच बीच में अगर पूछा जाए तो। नहीं आता है तो नहीं आता है भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। सुनते रहना, वैसे भी तुम दो ही लोग हो। देखो, वेट mg और वेट ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी इतने फोर्स से नीचे खींच रही है, तो हमको कम से कम बराबर, ग्रेविटी के बराबर फोर्स से तो ऊपर खींचना पड़ेगा ना, तब तो उठने की पॉसिबिलिटी बन पाएगी। अगर हम ग्रेविटी के फोर्स से भी कम फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ, तो बॉडी के उठने के चांस ही खत्म। सीधी सी बात है। एक चीज है जिसको तुम इधर खींच रहे हो और तुम्हारा कोई फ्रेंड या तुम्हारी कोई फ्रेंड इस तरफ खींच रही है, तो फिर किसकी तरफ जाएगा? जिसका फोर्स ज्यादा है। जिसका फोर्स कम है उसकी तरफ तो नहीं जाएगी ना बॉडी, जिसका फोर्स ज्यादा है उसकी तरफ जाएगी। और अगर कहीं नहीं जाए तो कम से कम फोर्स बराबर तो हो, ठीक है, इक्वल तो हो। वैसे भी यहाँ पे भी बॉडी कहीं नहीं जाएगी अगर फोर्स इक्वल हुए, लेकिन कम से कम वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अब अगर हम ये फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ा दें, हम्म ये फोर्स mg के बराबर हो गया, अब हम ये फोर्स और थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये फोर्स mg से बड़ा हो जाएगा, और जैसे बड़ा हो जाएगा तो ये बॉडी लिफ्ट हो जाएगी, बॉडी ऊपर उठ जाएगी, जमीन से ऊपर उठ जाएगी आराम से। कम से कम इतना फोर्स चाहिए होता है ना। तो हमें भी इस चार्ज को इस तरफ शिफ्ट करने के लिए ग्रेविटी कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe राइट साइड में, और ये हम लगाएंगे फोर्स जो कि F है, ठीक है। इसको तुम F एक्सटर्नल बोल सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नली इस फोर्स को लगा रहे हैं। तो हमको अगर इस बॉडी को इस तरफ चलाना है तो इस एफ एक्सटर्नल फोर्स को या तो इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, क्योंकि उसी के अगेंस्ट हम आ रहे हैं ना, नहीं तो चल ही नहीं पाएंगे। नहीं तो चार्ज को फिर उधर लेके जाएगा ये, Fe की डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ नहीं आने देगा ना दूसरे पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है।
तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ ई। समझ में आई बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये दोनों नेचर में तो अपोजिट है ना, भले वैल्यू दोनों की बराबर है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ ई, बिल्कुल सही है नॉर्मल कंडीशन के लिए, अगर हम इसको इधर लाना चाहते हैं। लेकिन एफ एक्सटर्नल अगर हम वेक्टर फॉर्म में लें और एफ ई वेक्टर फॉर्म में लें तो हमको एक में माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट हैं। साफ दिख रहा है, एक अगर इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है, ऑपोजिट है, तो इसीलिए एक का है दूसरा नेगेटिव। हो गया। अब बात आती है वर्क की। देखो वर्क, तो हम पहले लेंगे स्मॉल वर्क, छोटा वर्क, या फिर सीधे ले लेते हैं, चलो कंप्लीट वर्क। कितना करना पड़ेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। सही है। फोर्स यहां पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हमको आर से पी देना है। हमको आर से पी तक का डिस्प्लेसमेंट देना है टोटल, यहां से यहां तक का। बॉडी यहां थी, यहां लेके आना है। तो बीच में अगर हम एक छोटा डिस्प्लेसमेंट मान लें कि इतनी दूर से इतनी दूर आने में, यहां से यहां आने में डी आर लेंथ कवर हुई, तो डिस्प्लेसमेंट को हम डी आर बोल सकते हैं। और क्योंकि इसका डायरेक्शन है आर टू पी, इसलिए ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, तो एफ डॉट डी आर, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। और क्योंकि सिर्फ इतना ही लेंथ अभी कवर किया है, कवर करना है पूरा, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे आर से लेके पी तक। किसी को आई बात समझ में? प्रॉब्लम है तो पूछ लो। हम इस डी आर को इंटीग्रेट कर देंगे आर टू पी। ठीक है, इंटीग्रेशन आता है शिफा थोड़ा बहुत? नो सर। बिल्कुल नहीं? तुम्हें भी नहीं आता है तुषार? तुम्हारी क्या है, मैथ्स है बायो है? सर बायो। अच्छा तुम्हारी बायो, और शिफा तुम्हारी भी होगी? तो ये सब आया। तो इंटीग्रेशन दोनों को नहीं आता है थोड़ा भी? कुछ भी नहीं पता है कि ऐसा साइन होता है इंटीग्रेशन का और ये सब चीजें थोड़ी बहुत? कोई आइडिया नहीं है? बता दो फिर यस हम आगे सर। बताएं। ठीक है चलो हम थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में। देखो कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन एक प्रोसीजर है जिससे हम छोटी छोटी क्वांटिटी को मिला के एक बड़ी क्वांटिटी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी छोटे छोटे ग्रेन्स को मिला के अगर हम बड़ा बना देते हैं तो ये हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। समझ रहे हो? और कोई भी बड़ी सी चीज को छोटे छोटे पीसेस में अगर हम ब्रेक कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उसको डिफरेंशिएट किया। समझ रहे हो? डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है ब्रेक करना या डिवाइड करना। और इंटीग्रेट करने का मतलब होता है ऐड करना। हर छोटी 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 चीज को ऐड करो और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ऐड बहुत तरीकों से किया जा सकता है, यहाँ नंबर के ऐड करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी भी चीज के ऐड होने की बात हो रही है। जैसे कि छोटा छोटा मास है, एक m1 मास है, एक m2 मास है, एक m3 मास है, इन सबको तुमने एक ही बॉक्स में डाल दिया, m1 को भी, m2 को भी, m3 को भी। तो इस बॉक्स में तुमने सारा मास कलेक्ट कर लिया ना, तो एक तरह से तुमने मास को, अब ये बॉक्स ही सब कुछ है, तो अब तुमने क्या किया, एक तरह से इंटीग्रेट कर दिया। समझ में आई बात? इंटीग्रेट कर दिया इन मास को, ये छोटे छोटे बहुत सारे मासेस थे, तुमने एक साथ ले लिया उनको, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेट करना। क्लियर है? यस सर। और करते कैसे हैं? अब मास को इंटीग्रेट कर सकते हैं तो लेंथ को भी कर सकते हैं। छोटी छोटी लेंथ है, जैसे कि तुम्हारे पास स्मॉल स्टिक्स हैं और तुम स्टिक को आगे आगे ऐसे 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 ज्वाइन करते चले जा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगी, एक लंबी सी स्टिक बन जाएगी। तो तुमने लेंथ को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक, इसके साथ मास भी इंटीग्रेट हो गया होगा क्योंकि छोटा छोटा मास भी तो ऐड हुआ है। लेकिन मास तब भी इंटीग्रेट हो जाता जब तुम उस स्टिक को ऐसे ऐसे लगाते चले जाते, मास तब भी इंटीग्रेट हो जाता। या फिर कैसे भी उन स्टिक को रख देते, उससे मतलब नहीं था, मास तो इंटीग्रेट हो ही जाता अगर इन सबको एक बॉक्स में रख दो तो। लेकिन लेंथ इंटीग्रेट करने का मतलब है ऐसे सीधा सीधा सामने सामने जोड़ते चले जाना। ठीक है, एरिया भी इंटीग्रेट किया जा सकता है।
जैसे कि ऐसे था तो इस तरह स्टैक करते चले जाओ, तो ऐसे क्या हो रहा है, देखो एरिया नहीं बन रहा है, एक पूरा का पूरा सरफेस बनने लग रही है, तो क्या है, क्या हो गया, एरिया इंटीग्रेट करना। तो हर तरह की फिजिकल क्वांटिटी को इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन मैथ्स में अगर इंटीग्रेशन देखें तो वो किसी फिजिकल क्वांटिटी के नाम से शुरू शुरू में नहीं चल रही होती है। मैथ में इंटीग्रेशन बस बेसिक तरीके से बोला जाता है कि ऐसे है, एक्स है, एक एक्स है, एक वाई है, इस तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब कोई फंक्शन है, एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो सकता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू हो सकता है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस साइन एक्स हो, कुछ भी हो सकता है। एफ एक्स कोई भी एक्स का फंक्शन हो सकता है जिसमें एक्स आ रहा हो और एक्स के साथ कुछ भी हो रहा हो सकता है समथिंग लॉग एक्स है, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो फंक्शन को ही हम इंटीग्रेट यहाँ पे करते हैं, पहली बात। और इंटीग्रेट करने के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट में यूज किया गया है, फंक्शन के पहले ऐसा साइन लगा देते हैं। दूसरी चीज कि इसके साथ यहाँ पे एक चीज लिखी जाती है, रिस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन। रिस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या है, किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे अभी हमने बोला ना, लेंथ को इंटीग्रेट कर सकते हैं, मास को इंटीग्रेट कर सकते हैं, एरिया को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसे ही। तो यहाँ फिजिक्स में तो लेंथ मास एरिया ऐसे में चलता है, लेकिन मैथ्स में क्या है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड टाइप पे चलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे x में इंटीग्रेट करना है कि y में इंटीग्रेट करना है कि z में करना है कि k में करना है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है एफ एक्स एक्स का फंक्शन है, x के अलावा तो उसमें बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होंगी, इसीलिए हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और जैसे डिफरेंशिएट करने के लिए डिवाइड में dx यूज होता है, वैसे ही इंटीग्रेट करने के लिए मल्टीप्लाई में dx यूज होता है। तो fx का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। समझ में आ रहा है शिफा, तुषार? यस सर। Yes, sir. पक्का ना? Sir, हाँ यस सर। हाँ शिफा। सॉरी वो मुझे अर्जेंट में भी कहीं जाना है, बहुत कॉल आ रहे हैं। ठीक है, तुम जा सकती हो चाहो तो। चलो तुम अकेले ही पढ़ लो तुषार, फिलहाल और कुछ नहीं किया जा सकता है, बाकी सब रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। तो ये एफ एक्स डी एक्स इस तरीके से लिखते हैं इंटीग्रेशन को, समझ रहे हो? और उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया जाता है, क्लियर? ये डॉट मल्टीप्लाई का साइन और कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई साइन बार बार लगाते नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं। यानी कि तुम्हें ओरिजिनल जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कि जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, ऐसे, है ना, या साइन एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स डी एक्स ऐसे मिलेगा। यहाँ पे कोई फंक्शन होगा एक्स का या फिर किसी और वेरिएबल का, और यहाँ पे उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का वो लिखेंगे हम, जैसे डी एक्स डी एल, लेंथ के रिस्पेक्ट में तो डी एल, मास के रिस्पेक्ट में तो डी एम, ऐसे करके होगा। क्लियर हो रही बात? यस सर। और ये क्या है, ये होता क्या है, ये डी एक्स डी एल क्या है ये? बात ये है, डिफरेंशिएट करने के लिए हमको पूरी क्वांटिटी चाहिए होती है, जो भी बड़ा सा मिल जाए उसको कट करने लगो छोटे 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 पीसेस में, डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा अलग अलग। लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए हमको छोटी क्वांटिटी चाहिए होती है, हमको छोटी छोटी क्वांटिटी चाहिए होती है जिसको हम अल्टीमेटली इंटीग्रेट कर पाए। समझ पा रहे हो? यस सर। इंटीग्रेट करने के लिए हमको छोटी क्वांटिटी छोटी चाहिए छोटी होती क्वांटिटी चाहिए। है, और वही छोटी क्वांटिटी जो कि डिफरेंशिएट में कट होके आई थी। डिफरेंशिएट भी करेंगे तो हम कट करेंगे तो छोटी सी एक क्वांटिटी कट होगी ना, तो उसको हम dx बोल सकते हैं। समझ रहे हो? डी लगाने का यस मतलब है सर। डिफरेंशिएशन ऑफ x या डिफरेंशिएटेड x। अब x कुछ भी हो सकता है, अगर x मास है तो dm हो जाएगा डिफरेंशिएटेड मास, यानी कि एक बड़ी सी चीज में से तुमने छोटा सा मास तोड़ लिया है, तो ये हो गया dm।
ये पूरे का मास m था मान लो। आई बात समझ में? यस सर। तो ऐसे ही लेंथ में भी होता है, dl, ये लेंथ है, इसमें से छोटा सा पीस अगर तुमने कट कर लिया, ये पूरी लेंथ l थी मान लो, ये छोटा सा पीस अगर तुमने कट किया तो ये छोटे पीस की लेंथ होगी dl। आया समझ में? यस सर। बस यही चीज है। तो अगर डिस्टेंस के फॉर्म में देखें तो वो चीज हो जाएगी dr। अगर r डिस्टेंस है कहीं से कहीं तक जाने की, तो अगर हम छोटी डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो dr हो जाएगी, ये छोटी डिस्टेंस। हो गया क्लियर? यस सर। तो इसके बाद अब हम देखेंगे, ठीक है? तो ये चीज समझ में आ गई क्यों लगाते हैं, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो दिखाना पड़ता है। और dr dx जो है उसका छोटा क्वांटिटी है। fx वो फंक्शन होता है जिसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। और इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास छोटी छोटी चीजें अवेलेबल हैं, उनको जोड़ के पूरा बनाना है। यहाँ पे क्या ऐसा छोटा छोटा अवेलेबल है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे वर्क अवेलेबल है, समझ रहे हो? छोटी छोटी डिस्टेंसेस अवेलेबल हैं, और उतनी डिस्टेंस कवर करने में जितना जितना छोटा छोटा वर्क किया गया है वो अवेलेबल है। जैसे इतना डिस्टेंस कवर करने में समझो dw वर्क किया गया है, ठीक है? छोटा वर्क, वर्क का भी डिफरेंशिएटेड फॉर्म, यस सर। ठीक? तो इतना वर्क किया गया है dr डिस्टेंस कवर करने में। क्योंकि dr डिस्टेंस अगर हम इस तरफ से इस तरफ कवर कर रहे हैं तो सोचो हम अगेंस्ट जा रहे हैं ना, ये इसको नहीं आने देना चाहता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये तो रिपेल करेगा। और हम उल्टा जा रहे हैं, हम पास जा रहे हैं उसके, यानी कि हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लेके जा रहे हैं, जो कि रिपल शायद करेंगे। रिपेल करेंगे, मुश्किल होगा लेके जाना, यानी कि फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही फोर्स लगा के अगर हम किसी भी चीज को डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क आता है ना, साफ बात है। तो वैसे ही वर्क यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे इतना सा डिस्प्लेस करने में स्मॉल वर्क आएगा dw। ऐसे ही छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में बहुत सारे dw 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 आते जाएंगे, और कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे, समझे? ऐसे बहुत यस सारे सर। dw dw ऐड करते जा सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे dr ऐड किए जा सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? तो यस सर। ये जो ऐड हो रहा है ना, यही चीज इंटीग्रेशन है। बहुत छोटे पार्ट जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हो और तब ऐड करना हो तो हम समेशन नहीं लगाते हैं। समेशन काउंटेबल पार्ट्स के लिए होता है। अगर उसके पार्ट मिलियन बिलियन ट्रिलियन में चले जाएं तो फिर हम इंटीग्रेट करते हैं, समझे? यस सम सर। नहीं करते हैं, 8-10 पार्ट तो है नहीं, तो हम इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर हुआ कि यहाँ क्यों होगा इंटीग्रेशन? दूसरी बात, होता कैसे, छोटा मोटा बता रहे हैं इंटीग्रेशन का सिस्टम। देखो, पहली बात तो ये कि एफ एक्स एक फंक्शन होगा और डी एक्स कोई उसका रिस्पेक्ट होगा, मतलब जो उसका वेरिएबल है उनमें से कुछ होना चाहिए रिस्पेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि वेरिएबल में मास आ भी नहीं रहा है और तुम कहो कि हम मास के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। जो जो चीजें आ रही हैं फंक्शन में उन्हीं में से किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट तुमको करना पड़ेगा, ठीक है? फॉर्मूले में जो आ रही है, जो एफ एक्स के फॉर्मूले में आ रही है। दूसरी बात यह है कि इन डिफरेंशिएशन की कोई लिमिट नहीं होती है, तुम जितना छोटा से छोटा कट कर सको कर दो। कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि नहीं इससे छोटा नहीं कट करना है। जितना छोटा, डिफरेंशिएटेड फॉर्म का मतलब छोटे से छोटा कट करना है। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े से बड़ा बना देना है, इंटीग्रेशन की लिमिट है। बताना पड़ेगा कि कितना इंटीग्रेट करना है। मान लो लेंथ को अगर इतना ही इंटीग्रेट करना है तो हम यहीं तक के बॉक्सेस बनाएंगे ना, मतलब ये करते करते सिर्फ यहीं तक आके बॉक्स बनाएंगे और खत्म कर देंगे, क्योंकि इतना ही इंटीग्रेट करना था। ये थोड़ी ना है कि बनाते ही चले जाएंगे और रुकेंगे ही नहीं कभी। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन में हमें जरूरत पड़ती है लिमिट की। समझ रहे हो कि यस सर। कहां से स्टार्ट करना है और फिर कहां पे एंड करना है। और स्टार्ट हमेशा जीरो से नहीं किया जा सकता है। मतलब हो सकता है ऐसा हो ना कि एक रॉड इतनी बड़ी पहले से थी, अब हम कह रहे हैं उसमें छोटी छोटी सी रॉड्स हैं, उनको आगे इंटीग्रेट करना है, मतलब जोड़ना है। तो ये छोटी छोटी रॉड आगे ऐड करना शुरू कर दो। अब कहां तक करना है ये तो देखना पड़ेगा, मतलब पहले से पता होना चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग जीरो से नहीं की ना, हमने स्टार्टिंग यहां से की और यहां तक इंटीग्रेट किया। तो लोअर लिमिट भी होती है इंटीग्रेशन की और अपर लिमिट भी होती है इंटीग्रेशन की। आई बात समझ में? यस सर। तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन में लिमिट लिखते हैं, और ये जो इंटीग्रेशन का साइन है इसी के
यहाँ पे और यहाँ पे लिमिट रखते हैं। क्लियर है? यहाँ पे लगते हैं अपर लिमिट और यहाँ पे यस रखते सर। हैं लोअर लिमिट। ठीक, और ये dx की लिमिट होती हैं, यानी कि अगर यहाँ पे x की जगह पे मास है तो ये अपर लिमिट मास की होगी, लोअर लिमिट मास की होगी। यहाँ पे dx x की जगह पे लेंथ है तो अपर लिमिट भी लेंथ में रखी जाएगी और लोअर लिमिट भी लेंथ के बेसिस पे रखी जाएगी। मतलब ये लिमिट में रखना क्या है, कोई ऐसे ही ऐसे हवा में कोई नंबर नहीं होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। मतलब ये जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, वही क्वांटिटी की अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है। कि ये क्वांटिटी जैसे लेंथ कहां से कहां तक जा रही है ना, मास कितने से कितने तक जा रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। ऐसे करके हम इसको लिखते हैं। ठीक, लिमिट की हर बार जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए तो लिमिट की जरूरत नहीं पड़ती। इंटीग्रेट तो ऐसे ही हो जाता है, मतलब कि रूल्स वगैरह से इंटीग्रेट हो जाता है। लिमिट रख के तुम उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालते हो। यानी कि जैसे कि अगर हमको x को इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में तो हम कर सकते हैं बिना लिमिट लगाए भी, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर और कंप्लीट रिजल्ट नहीं होगा, वो x के फॉर्म में ही बचा रह जाएगा, फंक्शन के जैसा। और अगर वही हम लिमिट लगा दें कि चलो 5 से लेके 10 तक, तब ये फिर नहीं रहेगा इस फॉर्म में, तब ये एक्चुअल कोई नंबर वाली वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। समझ में आई बात? यस सर। तो अब देखते हैं कि एक सिंपल फंक्शन जो तुम लोगों में कई बार आएगा इंटीग्रेशन के लिए, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। रूल्स होते हैं कुछ अलग अलग तरह के फंक्शंस के लिए। तो x टू द पावर n ऐसा कोई फंक्शन हो, x टू द पावर n मतलब n कुछ भी हो सकता है, 1 x पावर 2 3 4 x टू द पावर 1/2, ये सब x टू द पावर n में आते हैं। अब x टू द पावर 1/2 क्या है पता है? अंडर रूट x, क्योंकि अंडर रूट को पावर 1/2 बोला जाता है। क्लियर? तो कुछ भी पावर लगी हो x में या नहीं भी लगी हो तब भी तो 1 लगी होती है ना, दिख नहीं रही है तो क्या हुआ, 1 तो लगी है। ठीक, तो इस तरह के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये देखो, यहाँ पे ध्यान से रूल देखना। ठीक है? ठीक है तुषार? यस सर। तो x टू द पावर n जैसे फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं ध्यान से देखना। पावर में हम एक ऐड करेंगे और यही जो एडेड पावर आई है उसी से डिवाइड करेंगे, और ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। समझे? यस सर। तुम्हारे में ज्यादातर अभी x टू द पावर n जैसे ही फंक्शन आएंगे। ठीक है, x x स्क्वायर y मतलब x क्यूब। अब यहाँ x नहीं होगा हर बार, कभी फोर्स स्क्वायर, कभी डिस्टेंस स्क्वायर, कभी डिस्टेंस, मतलब कुछ ऐसा ये वाली क्वांटिटीज होंगी। r आर स्क्वायर, आर क्यूब, 1/r, 1/r स्क्वायर। तो 1 में भी होगा तो क्या है, 1/r स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो सोचो वो ऊपर जाके r टू द पावर -2 नहीं हो गया। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है, पावर मतलब कि साइन चेंज कर देती है। पता है? यस सर। तो r टू द पावर -2 हो जाएगा, तो ये भी तो x टू द पावर n जैसा ही फंक्शन हुआ ना। n की जगह पे -2 है तो क्या हो गया, तो हम यहाँ पे ऐसे करके रख देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी अगर ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी तो। समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। ये तो हो गया इंटीग्रेशन का रिजल्ट। लेकिन अगर लिमिट रखी दी गई है, जैसे x1 से x2 तक जाना है, ये लिमिट है, लोअर लिमिट x1 है, अपर लिमिट x2 है, यानी कि x1 से x2 तक जाना है, तो हम इसमें लिमिट भी रखेंगे। तो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, अपर लिमिट को ऊपर दिखाएंगे और लोअर लिमिट को नीचे दिखाएंगे राइट साइड में। क्लियर हुआ है ना? नेक्स्ट स्टेप, एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे इस फंक्शन में, फिर एक बार हम लोअर लिमिट रखेंगे, और इन दोनों स्टेप्स के बीच में एक माइनस आएगा। अपर लिमिट हमेशा पॉजिटिव रखी जाती है, और लोअर लिमिट हमेशा नेगेटिव रखी जाती है। क्लियर है? यस सर। हमेशा। अब यहां पे तुम रखोगे पहले x2 फंक्शन में, तो फंक्शन में x2 रखने का मतलब है कि x2 टू द पावर n+1 एंड डिवाइड बाय n+1, यानी कि x
को ही रिप्लेस कर दिया x2 से, वैल्यू रख दी x की जगह पे x2, तो ये हमने रख दी अपर लिमिट। समझ में आई बात? फिर बीच में माइनस लगाएंगे और अब रखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी कि x1 रखेंगे किसकी जगह पे, x की जगह पे, तो x1 टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। आया समझ में? यस सर। ये हो गया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन लिमिट विमिट रखने के साथ। क्लियर है ना? अब देखो, अगर ये x1 x2 नहीं दिए होते, 2 और 5 दिया होता, तो हम पहले 5 रखते, 5 टू द पावर n+1 होने लगता, अपॉन n+1 हो जाता, फिर बीच में माइनस लगाते, फिर x की जगह पे 2 रखते, तो 2 टू द पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता। उससे मतलब नहीं, वो जो वैल्यू रहेगी वो हम रख देंगे उठा के वहाँ। समझ रहे हो? बस ये यस आ सर। गया, ये आ गया तुम्हारा। अब छोटी मोटी एक प्रैक्टिस के तौर पे चीज कर लेते हैं। जैसे कि तुम बताना, अगर हम लिख रहे हैं एक्स क्यूब और डी एक्स, ठीक, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? तुम ये यूज डी कर एक्स सकते हो। अपॉन हम्म डी एक्स अपॉन डी टी। ये डी एक्स अपॉन डी टी कहाँ से आ गया? यहाँ हमने कहाँ कुछ किया डी एक्स अपॉन डी टी? फिर x+2 अपॉन x+1 है। x+2 अपॉन x+1 ये कहाँ आया है? ये क्या लिखा है समझ में आ रहा है? x की पावर में है n+1, पावर में, और जब यहाँ n था तब, मतलब यहाँ जितना होगा यहाँ पे उसका एक ऐड होके आ जाएगा, एक ज्यादा, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए x की पावर में? 3+1 आना चाहिए। कुछ डाउट है? यस सर। नो। और नीचे नीचे क्या आना चाहिए? n+1, मतलब वही 3+1, क्योंकि यहाँ पे n की जगह पे ही तो 3 है ना, देखो ध्यान से, यस सर। यहाँ पे x टू द पावर है ना, यहाँ पे x टू द पावर 3 है, ठीक। लेकिन ये ऐसे ही तो नहीं रहने देंगे हम, 3+1 कितना होगा 4, तो x टू द पावर 4 हो जाएगा, और नीचे भी 3+1 है तो नीचे भी 4 हो जाएगा, तो x टू द पावर 4 अपॉन 4 ये आएगा इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट। ठीक है, आ गया ना यस समझ सर। में? यस बस सर। यही चीज है। और अगर हम x का इंटीग्रेशन करते हैं तो अब बताओ क्या आना चाहिए? बताओ। सर x अपॉन 1। कैसे? सर इसमें पावर नहीं दे रहा कहीं नहीं। पावर नहीं दी होती है, यानी कि 5 अगर लिखा है तो उसमें पावर नहीं दी है, तो मतलब पावर कुछ भी नहीं है, जीरो है। बताओ, अगर किसी में पावर ना दी हुई हो, जैसे हम ए लिखते हैं, ए, यहाँ पावर नहीं दी है, तो इसका मतलब क्या है? पावर जीरो है। नो। क्या है फिर? 1 पावर। पावर 1 होती है ना, बाय डिफॉल्ट पावर किसी की भी 1 होती है, तो यहाँ एक्स की भी बाय डिफॉल्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। 1। उस बेसिस पे रिजल्ट क्या आएगा फिर? x पावर 1 अपॉन 1+1। एक्स टू द पावर 1+1 प्लस 1। अपॉन 1+1, यानी कि एक्स टू द पावर 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा ना? पक्का? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया, x²/2 आया ये। अब हम कह रहे हैं कि दिया है x टू द पावर -2 dx। अब तो इसका आएगा x² + 2 x² + 2 x की पावर 2 + 2 अपॉन 2x + 2। तुम कर क्या रहे हो? हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। यहाँ पे n+n लिखा हुआ है क्या?
यहाँ पे, ये n+1 लिखा हुआ है। n+1 से टू टू की पावर ना x की पावर 2+1 अपॉन हाँ, -2+1, क्योंकि माइनस माइनस टू में है ना प्लस वन पावर। हाँ, और नीचे भी -2 टू + प्लस 1। वन हाँ, ये आएगा। और इससे फिर और सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 कितना होता है? -2 + 1 -1 कितना आ जाएगा? -1। तो यहाँ पे x टू द पावर में भी आ जाएगा -1, और डिवाइड में भी आ जाएगा माइनस। -1 हाँ, और डिवाइड में जो -1 आया है उसको हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि -x टू द पावर -1, क्योंकि डिवाइड में अगर -1 लगा है तो उसका कोई 1 का कोई मतलब तो नहीं, लेकिन माइनस का तो मतलब है ना, तो साइन लग जाएगा माइनस का। लेकिन x की पावर में -1 है, इसका मतलब क्या है? से x पावर -1 और नहीं, हम इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं x की पावर में -1 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1/x टू द पावर 1 है ये। क्योंकि अगर पावर नेगेटिव है तो हम उसको डिवाइड में ले जाके पॉजिटिव बना सकते हैं। तो 1 में यही सेम पावर देखो +1 आ रही है। ठीक है। यस सर तो 1 में वही सेम पावर +1 आ रही है, जबकि वैसे नहीं आ रही थी। ठीक है, ऐसे तो ऊपर -1 है ना, नीचे ले गए 1 और कोई भी पावर है x टू द पावर -3 है, तो उसका मतलब वो रहेगा 1/x टू द पावर 3, मतलब x3, 1/x3। ठीक, तो यहाँ पे भी इसका मतलब हो जाएगा 1/x, क्योंकि x टू द पावर 1 को x ही लिख सकते हैं, और एक माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस भी लगा दिया, तो -1/x। आ गया समझ में? यस सर एक चीज और रह गई सिर्फ, जो तुम्हें समझनी है यहाँ पे, कि अगर ऐसा कोई फंक्शन लिखा ही नहीं है तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अभी तो हमने खाली dx लिखा, यहाँ पे हमने x नहीं लिखा, x टू द पावर 2 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, -2 नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। अगर ऐसे ही लिख के छोड़ दें तो कैसे इंटीग्रेशन होगा? पता है? नो सर तो हम 1 समझ के इंटीग्रेट करेंगे इसको। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 × dx लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर और 1 को क्या लिख सकते हैं पता है? x टू द पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 लगा दो, तुम चाहे 100 की भी पावर 0 लगा दो, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक, 57 की पावर भी 0 लगा दो तो वैल्यू 1 आएगी। ये पावर 0 लगी है, ये कोई डिग्री नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना, पावर है 0। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर 0 dx। अब ये बन गया फिर से ऐसा वाला फंक्शन। तो अब क्या रिजल्ट आएगा इसका? बताओ, x टू द पावर 0 dx। सिर्फ 1 क्या 1? सिर्फ 1? सिर्फ 1/x आएगा नहीं, सुनो, x टू द पावर 0 है, जैसे यहाँ पे x टू द पावर n था, तो यहाँ पे इधर जाके n+1 हुआ x की पावर में, तो यहाँ पे भी x टू द पावर में 0+1 होगा। डिवाइड में यहाँ n+1 था, तो यहाँ भी डिवाइड में 0+1 होगा, क्योंकि 0 ही n की जगह ले रहा है यहाँ। तो 0+1 कितना होता है? 0 0+1 0 1 होता है। 0 में 1 ऐड करोगे तो 0 कैसे आ जाएगा? सिर्फ 1 आएगा 1 आएगा ना। तो x टू द पावर 1 ऊपर बचा और नीचे भी बचा 1, तो सिर्फ x बचा, है ना? सर सिर्फ x बचा। इसका मतलब है हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। इसको तो निकालना भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। dw लिखा हो, उसका इंटीग्रेशन w होता है। dl लिखा हो, dr लिखा हो, उसका इंटीग्रेशन r होता है। लेकिन हाँ,
वो सिर्फ तब होता है जब यहाँ पे सिर्फ डी आर लिखा हो। अगर ऐसा कुछ लिखा हो एक्स डी आर या सॉरी आर डी आर तो वो नहीं होगा, तो ये आर नहीं होगा, तब आर स्क्वायर बाई 2 होने लगेगा, क्योंकि तब तो है ना तुम्हारे पास कुछ करने के लिए। आर है तो आर टू द पावर 1 है, आर टू द पावर 1 है तो आर टू द पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। लेकिन इस इन सब केस में जिसमें सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर तुमको यही दिखे और कुछ भी ना दिखे, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो देखते हैं आगे। ये भी चीजें हो गई सारी। अब इसमें देखना इंटीग्रेशन होने वाला है। देखो ये यहाँ से चार्ज इस तरफ आ रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो कि इक्वल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो पहले तो ये एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा इस तरीके से कि हम लिखेंगे एफ एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, छोटा डिस्प्लेसमेंट अगर हम बोलें तो छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ डी आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एफ की एफ एक्सटर्नल की वजह से, तो इसको हम डी डब्ल्यू बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन। क्लियर? तो इधर डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन है, वही वाला जैसे कि खाली टी डब्ल्यू का होता है, तो डब्ल्यू आ जाएगा बस, है ना, और कुछ तो आएगा नहीं। और इस तरफ इंटीग्रेशन इसका है एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर का। लेकिन एफ एक्सटर्नल अभी हमने बताया अगर वेक्टर फॉर्म में है तो वो माइनस एफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसके नेगेटिव के बराबर है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल हम इधर लगा रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, उल्टा है और इक्वल भी है। तो यहाँ पे हम माइनस एफ ही रखेंगे, माइनस एफ ई एक्सटर्नल डॉट डी आर। आ गया समझ में? और ये कहाँ से, यस आर सर। आर से पी पॉइंट तक जा रहे हैं, इसीलिए आर टू पी लिखा है। देखो यहाँ पे आर है ना, आर से पी पॉइंट जा रहे हैं चार्ज को लेके, इसीलिए आर टू पी लिखा हुआ है, ये चीज आ जाती है। और डब्ल्यू आर पी भी वही है कि वर्क गोइंग फ्रॉम आर टू पी, यही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। हो गया? चलें आगे। तो वर्क तो आ गया इतना। यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी, जब वर्क आ जाएगा तो वही वर्क होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, लेकिन इस केस में फाइनल पॉइंट P है और इनिशियल पॉइंट R है, इसीलिए फाइनल यानी कि P माइनस इनिशियल यानी कि R, यूपी माइनस यू आर इज इक्वल टू W, ये आ जाएगा। ठीक, WRP। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हो गया? क्लियर है? यस सर। अब आगे चलें, कैसे निकलेगा पोटेंशियल। यस सर। तो यहाँ पे एक चीज है कि अगर हम इनफाइनाइट से लेके आए किसी चीज को, तब क्या होगा। अभी तो हम आर से पी तक लेके आए हैं ना, इसमें आर से पी तक लेके आए हैं एक बॉडी को, लेकिन हमको इनफाइनाइट से पी पे लाना है। ये आर को ही हम कर दें इनफाइनाइट और पी पी ही रहेगा। तो अब हम आर से पी ला रहे थे तो इसका मतलब इनफाइनाइट से पी लाएंगे। अब तो इनफाइनाइट से पी लेके आने का मतलब इनफाइनाइट से हम पी तक लेके आएंगे, क्या, चार्ज को, और तब यस वर्क सर। देखेंगे। तो वर्क तब कितना हो जाएगा, अभी वर्क था यू पी माइनस यू आर, है ना, और वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होती थी। अब वर्क क्या हो जाएगा, यू पी माइनस यू इनफाइनाइट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, यानी कि तब आर से पी तक का था, अब इनफाइनाइट से पी तक का वर्क निकाल रहे हैं हम, कितना आएगा।
लेकिन इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, ये ध्यान रखना। पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाता है, इन्फिनिटी पे किसी का कोई पोटेंशियल नहीं है। चीजों के क्लोज होने से ही पोटेंशियल होता है, आसपास कुछ होना चाहिए पोटेंशियल कंपेयर करने के लिए, हमने पहले ही बोला। किसी भी चीज को स्पेस में कहीं भी छोड़ दिया जाए, ऐसी जगह जहां पे आसपास कुछ हो ही ना, तो उसका कोई पोटेंशियल नहीं है। क्लियर? ऐसा ही कुछ। तो u इन्फिनिटी जीरो होने लगेगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा यूपी माइनस जीरो, मतलब कि यूपी, क्योंकि किसी भी चीज में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ होगा थोड़े ना। ठीक, तो चेंज इन पोटेंशियल आ गया इनफाइनाइट से p का क्या, यूपी, सिर्फ p का पोटेंशियल आ गया, एक पॉइंट का पोटेंशियल। और यही चीज पोटेंशियल एनर्जी है, और इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन में। तो पोटेंशियल एनर्जी तो समझ में आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज निकल आएगी। यस सर। ठीक है, सेम चीज निकल के आ रही है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। ये यानी कि V, जिसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या पोटेंशियल बोलते हैं, V वो कैसे निकलता है। क्लियर है? क्लियर है यस ना? सर। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो बात हो रही थी इसमें, तो स्मॉल क्यू चार्ज को कौन नहीं आने दे रहा था, कौन रोक रहा है इसको? ये जो स्मॉल क्यू चार्ज इधर आना चाह रहा है, तो उसको कौन रोक रहा है आने से? सर कैपिटल P, कैपिटल कैपिटल Q। क्यू, यानी कि ये वाला चार्ज, ये चार्ज रोक रहा है ना इसको यहाँ आने से। ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना रहा होगा, तो फोर्स लगा रहा होगा, रिपेल कर रहा है, कह रहा है मत आओ, तो ये चार्ज इसको रोक रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल किसका हुआ? इसी चार्ज का तो हुआ, क्योंकि यही तो रोक पा रहा है ना। समझ पा रहे हो? यस सर। और वो जो Fe बना रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये कौन बना रहा है? ये किसकी फील्ड है? ये माइनस Q। माइनस क्यू तो है ही नहीं, कैपिटल क्यू की फील्ड है, इसी की फील्ड है। इसी की फील्ड की वजह से जो फोर्स है E, वही बात हो रही है। ठीक है, यस सर। इसी की फील्ड है E और उसी की वजह से फोर्स है Fe, तो उससे पोटेंशियल निकल रहा है, तो पोटेंशियल इसका होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग इस प्लेनेट पे ना हो, तो क्या सन लाइट एमिट करना छोड़ देगा? नो सर। सूरज रोशनी देना नहीं छोड़ देगा ना, तो उसको इससे तो कोई मतलब है नहीं कि हम लोग हैं या देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ये प्लेनेट घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, इससे तो उसको कोई मतलब है नहीं, तो एनर्जी देना तो नहीं छोड़ देगा। ठीक है, यस सर। तो ऐसा ही ये चार्ज लेके आए थे हम सिर्फ टेस्ट करने के लिए ना, अगर नहीं लेके आए तो क्या उस समय इसका पोटेंशियल नहीं है? पोटेंशियल तो फिर है, होगा। बिल्कुल होगा ना इसका P पॉइंट पे पोटेंशियल। तो यही बात कही जा रही है कि इस चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है पोटेंशियल। स्मॉल क्यू चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इसलिए बोल रहे हैं तो क्योंकि हम इसको सिर्फ चेक करने के लिए लेके आ रहे हैं, और कोई काम नहीं है इसका। बाकी पोटेंशियल तो कैपिटल क्यू का पहले से है, पी पॉइंट पे या फिर कहीं पे भी हम देखना चाहें तो, लेकिन ये चार्ज बस टेस्ट के लिए यूज हुआ है, तो इसके ऊपर डिपेंडेंस थोड़ी ना होनी चाहिए, है ना। इससे क्या यस मतलब सर। है, तो इसको हटाना पड़ेगा हमको। अगर कैलकुलेशन में ये स्मॉल क्यू चार्ज आ रहा है, तो हमको उसको हटाना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, तब हम एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल पाएंगे, यानी कि V निकाल पाएंगे। अब चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं, रुको देखना। ये स्मॉल क्यू आ रहा है कैलकुलेशन में, देखो यहाँ पे W आया है इंटीग्रेशन ऑफ Fe डॉट डी आर, Fe डॉट डी आर, ये आया है। Fe की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कूलॉम्स लॉ वाला, क्या वैल्यू होती है? कूलॉम लॉ वाला फोर्स था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ यस सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे Q1 Q2 कैपिटल Q और स्मॉल Q है ना,
तो हम Q1 Q2 ना लिख के कैपिटल Q और स्मॉल Q लिख देंगे यस सर। अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर क्या है? ये आर है कैपिटल Q से P तक की डिस्टेंस, आर है। क्लियर है? तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय, और उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया एफ या एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे वर्क निकालने के लिए हमको एफ ई डॉट डी आर चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई होना चाहिए डी आर का, तो यहाँ पे करवा देंगे, डॉट डी आर करवा देंगे, तो फिर आगे डब्ल्यू आने लगेगा इसी चीज में से। ठीक है, तो सोचो जरा, ये स्मॉल क्यू वर्क निकालने में यहाँ पे आ रहा है, वर्क निकालते टाइम स्मॉल क्यू की जरूरत पड़ रही है ना, तो ये नहीं पड़नी चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल पाएंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल W अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, वर्क अपॉन, अगर हम लैंग्वेज में ही लिख दें, टेस्ट चार्ज, यानी कि वर्क को हमको एक्चुअली टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना पड़ता है। फिलहाल इस केस में टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू है, इसीलिए W अपॉन स्मॉल क्यू हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। समझ रहे हो? यस सर। तो इसीलिए V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, और W ही होता है डेल्टा U, तो इसीलिए W अपॉन क्यू मतलब डेल्टा U अपॉन क्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आया समझ में? और क्यों किया डिवाइड बाय Q, खुद ही सोचो, यहाँ F में अगर हम Q डिवाइड ना करें तो Q Q कैंसिल नहीं होगा, और कैंसिल नहीं होगा तो कैलकुलेशन में आता रहेगा, और इसका मतलब उसके ऊपर वर्क डिपेंड कर जाएगा, वर्क डिपेंड करेगा स्मॉल क्यू पे भी, लेकिन हमको पोटेंशियल डिपेंड नहीं करवाना है स्मॉल क्यू पे, इसीलिए हमने उसको डिवाइड करने के लिए एक चीज ले आई, स्मॉल क्यू। आया समझ में? हो यस गया सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क अपॉन चार्ज। और ये कौन सा चार्ज है जिसका हम पोटेंशियल नहीं देख रहे हैं, वो वाला चार्ज। यहाँ पे हम W किसका पोटेंशियल देख रहे हैं? कैपिटल Q का। ठीक है, स्मॉल क्यू का नहीं देख रहे हैं, तो स्मॉल क्यू सिर्फ टेस्ट चार्ज है, उसी से डिवाइड करेंगे। अगर कैपिटल क्यू टेस्ट चार्ज होता तो उससे डिवाइड कर देते। आ गया समझ में? बस यही चीज है कि फोर्स में स्मॉल क्यू भी है, तो अगर फोर्स में है तो वर्क में भी स्मॉल क्यू प्रेजेंट है, तो उसको हमको करना पड़ेगा डिवाइड, हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो ये चीज आ रही है। अभी हमने क्या लिखा? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि डेल्टा U अपॉन क्यू, यानी कि UP माइनस UR अपॉन क्यू, क्योंकि डेल्टा U क्या है? UP माइनस UR, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हो गया, यही चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बना देता है। आई बात समझ में? ये V है, P और R के बीच का V, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। V पोटेंशियल डिफरेंस है VP और VR के बीच का, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। तो ये है P पॉइंट, ये है R पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है VP, सॉरी पोटेंशियल है VP, इस पॉइंट का पोटेंशियल है VR। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? VP माइनस VR। क्लियर? ये हो गया पोटेंशियल यस सर। डिफरेंस। तो इसीलिए VP माइनस VR को लिख दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V जब भी आएगा तो ये मत समझना पोटेंशियल की बात हो रही है, ज्यादातर यही होगा कि ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ना कि पोटेंशियल। क्लियर हो गया? यस सर। चलो ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। ये वाली चीजें सारी हो गई। तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अगर हमको V को W अपॉन क्यू नहीं, सिर्फ W के इक्वल करना है, इसके इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? Q को 1 ले लें, तब हो जाएगा। अगर हम Q की वैल्यू को 1 रखते हैं, Q इज इक्वल टू 1,
ये रख दें तो v इज इक्वल टू W/1 मतलब कि W आने लगेगा। यस सर। इसीलिए बोला जाता है, और प्लस में ही 1 रखें, माइनस में रख देंगे तो फिर W नेगेटिव आने लगेगा, वो हमें चाहिए नहीं, +1 रखें। और क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, तो +1 कूलॉम चार्ज रख देते हैं। ठीक है, तो अगर हम, इसीलिए कहा जाता है, और ये +1 का मतलब क्या हुआ, सोचो जरा। प्लस का मतलब पॉजिटिव, और 1 का मतलब यूनिट, और यही लिखा होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि +1 चार्ज, समझे। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लेके आते हैं तो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी, या फिर वर्क ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा हमारा। और यही चीज डेफिनेशन में भी लिखी जाती है। ठीक है, कि इंफिनिटी से किसी बॉडी, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट तक लेके आने में जितना वर्क करना पड़ता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उतना ही होता है, इस वर्क के बराबर। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। ठीक है, चलो उसी से बनी है। यस सर। हो गया, आ गया समझ में सब कुछ। अब आगे देखें। और यस सर। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरी तरह से देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ रीजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is work done in bringing a unit positive charge without acceleration from infinity to that point। infinity से उस पॉइंट पे लाने के लिए बिना एक्सेलरेशन के जितना वर्क करना पड़ेगा, हम बोल सकते हैं कि उतना ही पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं, कोई रैंडम चार्ज को लेके नहीं आएंगे। एक सेकंड। ठीक है, तो यस सर। इन्फिनिटी से वहां से लाने में हो जाएगा। ये दूसरे वर्ड्स में उसी की डेफिनेशन लिखी हुई थी, तुम कोई भी ध्यान रख सकते हो या फिर जैसे भी। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कोई डायरेक्शन वाली बात तो है नहीं, क्योंकि पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, लेकिन वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वर्क वेक्टर नहीं होता, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर हम कहें कि कुछ काम करो, तो तुम्हें पूछना पड़ेगा किस डायरेक्शन में काम करें, नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F.R, ठीक, ये हो जाएगा वर्क, ये हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, कोई वेक्टर नहीं है ये। और चार्ज खुद ही एक स्केलर है, चार्ज भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, दोनों स्केलर। क्लियर, अगर दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं तो फिर दो स्केलर का डिवाइड करके हम कैसे एक वेक्टर ला सकते हैं, ये भी तो स्केलर हो गया ना फिर। और स्केलर का मतलब इनके पास भी, इसके पास भी डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। बात आई समझ में, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी इनके पास। ठीक है, तो फिर V इज इक्वल टू W/Q में पोटेंशियल भी स्केलर हो गया। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब एक चार्ज यहाँ पे रखा है, उसकी वजह से यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, एक चार्ज यहाँ रखा है उसकी वजह से यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, एक चार्ज यहाँ रखा है उसकी वजह से यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, एक चार्ज यहाँ रखा है उसकी वजह से यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, एक यहाँ उसकी वजह से भी होगा, लेकिन किसी डायरेक्शन में नहीं होगा। याद होगा हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो डायरेक्शन देखे थे, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो सबका सम किया था, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। हाँ, नेचर ऑफ पोटेंशियल जरूर होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप का, क्योंकि चार्ज अगर पॉजिटिव है जो पोटेंशियल बना रहा है, तो पोटेंशियल का नेचर भी पॉजिटिव होगा। ठीक, और चार्ज अगर नेगेटिव है जो पोटेंशियल बना रहा है, तो पोटेंशियल का नेचर भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पोटेंशियल्स को हम ऐड कर देंगे, मतलब कि V1 प्लस V2
प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 सब का सब ऐड कर देंगे। क्लियर है? ये शायद 5 होना चाहिए। यस सर। ठीक, तो सबका पोटेंशियल ऐड कर देंगे, हमको पी पे पोटेंशियल मिल जाएगा इजीली, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, और फिर ये चीज देख लेते हैं थोड़ा सा, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि पोटेंशियल था क्या, कैसे कैलकुलेट हो सकता है बेसिक तौर पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था, लेकिन एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा वो देख रहे हैं अब हम। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्लियर है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू, हम पोटेंशियल देखने वाले हैं इस जगह पे पी पॉइंट पे। तो इसकी वजह से हमको पोटेंशियल यहाँ पे देखना है। और हम इंफिनिटी से इस पी पॉइंट पे, इंफिनिटी से इस पी पॉइंट पे चार्ज को लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो? और तब हम पोटेंशियल देखेंगे। और ये चार्ज भी कितना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि +1 चार्ज है, और यूनिट कूलॉम है इसीलिए यूनिट पॉजिटिव, यूनिट कूलॉम है इसीलिए +1 कूलॉम चार्ज हो गया ये। क्लियर? उसको हम लेके आएंगे इंफिनिटी से इस वाले पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो हम निकालेंगे। ठीक, और अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तो डिवाइड बाई क्यू में डिवाइड बाई 1 आने लगता है, तो इसीलिए ये वर्क ही पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। ठीक है, वर्क कैलकुलेट हो जाएगा तो आराम से पोटेंशियल भी आ जाएगा, फॉर्मूला भी आ जाएगा कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तो ये आज अब हम नहीं कराएंगे, कल कराएंगे। ठीक है, कल यस क्लास है, सर। कल भी क्लास है संडे को। क्लास अभी बीच में ऐसे अलग नहीं है, तो कल हम ये कराएंगे। चलो, यस सर। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ये चीज़ हम कल कराएंगे। और ठीक है फिर।